So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. And yes, here I am with lecture number 5 of mole concept. तो आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा जो भी बच्चे नए हैं that we are completing entire physical chemistry for JEE Advanced 2024 and 25 students, जिसमें हमने अभी मोल कंसेप्ट शुरू किया है and we are going to do mole concept, equivalent concept and redox reactions on YouTube for free, and rest of the chapters have already been completed. And after this lecture you will be able to deal with any of the chapters. जो भी बचे चैप्टर्स हैं आप उसके साथ बहुत आराम से कंफर्टेबल होंगे अगर आपने 5 लेक्चर्स मेरे कर लिए हैं इंक्लूडिंग आज के लेक्चर। तो YouTube पर पब्लिक रहेंगे और इनके बाद जो लेक्चर्स हैं वो आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिल रहे हैं आपके केम IIT ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ असाइनमेंट्स अभी पेंडिंग है इसमें अपलोड होने, हर चैप्टर के प्रॉपर असाइनमेंट्स भी अपलोड होंगे, वो भी सून आपको मिल जाएंगे। आप पहले चैप्टर्स के जो थियरी है और उसके अंदर जो इलस्ट्रेशंस हैं उसे कंप्लीट कर लीजिए। और ये जो रोड मैप वाली वीडियो है जो मैंने समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और एक और वीडियो है दैट हाउ टू यूज केम IIT ऐप, उसको भी पिन कर दे रहा हूं, उसे भी आप एक बार जरूर देख लीजिए और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। तो आज के लेक्चर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैंने सोचा था कि डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री शुरू कर देते हैं और कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्री का रोल होता है, बट बहुत ही मार्जिनल सा रोल है, वो आपको मैं बता दूंगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने सोचा कि चलो पहले वो स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है, बच्चों को नहीं समझ आता एक बार में, क्योंकि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उसका पाते नहीं हो। आज मिलेगा, गारंटी है, आज मिलेगा वो एक्सप्लेनेशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड परसेंटेज लेबलिंग ऑफ SO3 इन ओलियम, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये हम करेंगे एंड देन विल बी डूइंग स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो चलो लेट अस बिगिन विथ द लेक्चर नंबर 5, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. So this is the first concentration term, the special one that we are going to define now. इसको पढ़ने से पहले बहुत अच्छे से समझिएगा कि सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये स्पेसिफिकली किसके लिए डिफाइंड है। दिस इज स्पेसिफिकली डिफाइंड फॉर H2O2 और कहीं अपना दिमाग नहीं लगाना इसको यूज करने में। ठीक है, तो पहला पॉइंट, it is specially defined for H2O2 only, सिर्फ H2O2 के लिए ही ये डिफाइंड है। क्या है ना, आप जब H2O2 के बॉटल्स खरीदने जाते हो तो आपको उसके बॉटल में लिखा रहता है सर 12V, 10V, 30V, ऐसे कुछ नंबर, रैंडम नंबर मैं बोल रहा हूँ, लिखा रहता है। ऑल्दो देयर आर सम स्टैंडर्ड्स, ऐसा नहीं है कि 1 से 100 तक हर वॉल्यूम स्ट्रेंथ का आपको H2O2 अवेलेबल होता है। प्रैक्टिकल कारण है, इंडस्ट्रियल रीजंस है उसके, कि आपको कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के H2O2 मिलते हैं। बट हमको इंटरेस्ट इस चीज में होना चाहिए, पहली चीज कि इसके लिए ऐसा स्पेशल डेफिनेशन क्यों बना है। ठीक, दूसरी चीज, इस स्पेशल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, इससे क्या पता चलता है। ये दो सवालों का अगर आपको जवाब मिल जाएगा तो आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाइए। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा H2O2 लिक्विड के बारे में बताना चाहता हूं। तो पहली बात तो ये रहता लिक्विड है, लिख लेना ये सब पॉइंट्स भी। H2O2 रहता लिक्विड है, देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा, आपको पानी की तरह ही दिखेगा। ठीक, ये जो है थर्मली थोड़ा अनस्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है, H2O और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। क्यों डिकम्पोज हो जाता है, ये प्रभु की लीला है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते आप। ठीक है, H2O2 लिक्विड, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। H2O गैशियस, सॉरी नॉट गैशियस, रूम टेम्परेचर पे बात हो रही है, लिक्विड प्लस O2 गैशियस, इस तरह से ये डिकम्पोज हो जाएगा।
अब क्या सर ये ऐसा रखे रखा डिकम्पोज होता रहता है? हाँ होता है, बट रूम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है, तो हमको बहुत हद तक दिखाई नहीं पड़ता। बट अगर इसमें कुछ कैटलिस्ट वगैरह डाल दें, जो कि अभी हमको उसमें खास इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ कैटलिस्ट वगैरह डाल दें तो कैटलाइज हो जाता है इसका डिकम्पोजिशन। उसमें से सबसे फेमस कैटलिस्ट है मैंगनीज डाइऑक्साइड, पाइरोल्यूसाइड द कॉमन नेम। वो डालने से इसकी कैटालिटिक एक्शन बढ़ जाती और ये तेजी से डिकम्पोज होने लगता है। बट मजे की बात बताऊं, ये डिकम्पोज होता है तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो काफी वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल होना और डिकम्पोज होना अलग अलग बातें। ये वोलेटाइल पानी से थोड़ा कम है, इसकी अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो पानी से थोड़ी सी ज्यादा आती है, हल्की सी ज्यादा, लगभग बराबर है, थोड़ी ज्यादा आती है पानी से इसकी बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये वोलेटाइल कम है, क्योंकि वेन एवर वी आर सेइंग कि ये वोलेटाइल है या नहीं है, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, वी आर नॉट गेटिंग इट केमिकली चेंज्ड। हम उसको H2O2 ही रख के उबालना चाह रहे हैं, ऐसा सोचो, वेपराइज कराना चाह रहे हैं, H2O2 ही रखे हुए, तो H2O2 के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हम उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं जब हम वोलेटिलिटी की बात करते हैं। लेकिन यहां पर डिकम्पोजिशन का मतलब है कि वो थर्मली स्टेबल है या नहीं। जैसे पानी थर्मली बहुत स्टेबल है, बहुत ज्यादा, टूटता ही नहीं है भाई, हीट करने पे कहाँ टूटता है पानी, टूटता ही नहीं है। बट ये रूम टेम्परेचर के 25 डिग्री पे ही टूट जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ तो सर ये स्पेशल टर्म क्यों यूज कर रहे हो, ये तो बताओ। देखो इसके कुछ यूजेस हैं डे टू डे लाइफ में। यूजेस ये है कि ये ब्लीचिंग क्लीनिंग एजेंट के काम आता है, ब्लीचिंग एजेंट क्लीनिंग एजेंट कुछ भी बोलो, इसके काम आता है। बहुत बार आपने देखा होगा वो जो दांत वगैरह साफ करने के लिए जो सॉल्यूशंस देते हैं उसमें H2O2 रहता है, H2O2 रहता है उसमें, हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशंस रहते हैं, टूथ क्लीनिंग के काम आता है। तो क्यों क्लीन कर रहा है ये? प्रॉपर्टी है, हाँ प्रॉपर्टी है, ये बात तो ठीक है, बट ये तो हम पता लगा सकते हैं कि किस चीज की वजह से क्लीन कर रहा है। कैसे कर रहा है क्लीन वो नहीं पता, लेकिन किस चीज की वजह से कर रहा है तो ये पता लगाया गया कि ये जो क्लीन कर रहा है उसमें H2O2 का एक्चुअली कोई हाथ नहीं है, H2O2 का कोई हाथ नहीं है, उसमें जो पूरा हाथ है ना वो है O2 का। ये ऑक्सीजन कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म करता है कि ये चीजों को साफ कर देता है, चीजों को साफ कर देता है ऑक्सीजन। अच्छा वो कैसे साफ करता है सर, वो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट नहीं है, उसका कोई बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं। सो O2 इज द क्लींजिंग एजेंट। तो एक्चुअली हमेशा O2 लेके नहीं घूमेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो भाई इसको, भाई क्या है, क्या दांत साफ करनी है, ले ऑक्सीजन सिलेंडर ले घर जा, ऐसा नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, H2O2 के सॉल्यूशंस हैंडल करना भी आसान है, एक लिक्विड है नॉर्मल, बॉटल्स के फॉर्म में रहेगा, दैट कैन इजीली बी यूज्ड। तो फिर लोगों को ये लगा यार कि H2O2 की मोलैरिटी बोल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, H2O2 को जबरदस्ती हाइप दे रहे हो यार, असली राजा तो ऑक्सीजन है, H2O2 की मोलैरिटी जान के हम क्या करें। ये बताओ, ये जो H2O2 है ये ऑक्सीजन कितना देगा? अगर ये बताओगे तो ये हमारे ज्यादा काम की बात है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है, ये ज्यादा काम की बात है कि ऑक्सीजन कितना देगा। H2O2 कितनी मोलैरिटी का है हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये भी बात ठीक है कि ज्यादा मोलैरिटी का है तो ज्यादा ऑक्सीजन देगा, मैं मानता हूं ये बात भी ठीक है। बट अगर एक्चुअल में ये बता दे कोई कि ऑक्सीजन ही कितना मिलेगा, तो ये थोड़ी ज्यादा यूटिलिटी वाली बात है। तो इस वजह से इसके लिए हमने एक स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन किया है। और अब आपको इतनी फीलिंग तो आ गई होगी कि ये जो स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म है ये एक्चुअली कुछ ऑक्सीजन के अमाउंट के बारे में ही बता रहा होगा, उसी के बारे में बता रहा होगा, ठीक है। सो अब यहां पर आप जब बॉटल्स देखेंगे H2O2 के, जब आप H2O2 के बॉटल्स देखेंगे, H2O2 के बॉटल्स, इसमें ऐसा लिखा रहता है
ऐसा लिखा हुआ पाएंगे आप, 10V या 12V, मैं कोई भी रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा लिखा हुआ पाएंगे 12V। तो हमको एक्चुअली में ये समझना है कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, ये 12V 10V इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये पता चल जाए तो आनंद आ जाए। आएगा आनंद, 10 मिनट का समय दीजिए, मस्त समझ आएगा। ये पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट तो आपको बढ़िया समझ आ गया होगा, ये मैं समझ पा रहा हूँ। और आप देखेंगे ये जो टॉपिक है, ये इसके बाद फिर मैं परसेंटेज फ्री SO3 बताऊंगा वॉल्यूम में। ये सब टॉपिक्स लोग पढ़ाते तो हैं और बहुत आसान भी लगता है, बट वो एक्चुअल बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। पिछले साल भी 22 वाले बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर इन टॉपिक्स पे थोड़ा वीडियो बना दो, फॉर्मूला तो रट लिए हैं बट अगर एडवांस में कुछ घुमा फिरा के अच्छा खासा पूछ लेगा तो नहीं बना पाएंगे। थोड़ा टाइम कम मिलता था, दूसरी कामों में थोड़ा व्यस्त थे और भी बहुत सारे टास्क रहते हैं, तो इस वजह से पिछले साल तो इस पे वीडियो नहीं ला पाए थे। बट अभी आप सभी के लिए बहुत ही डिटेल तरीके से आपको पूरा मोल कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। आपका समय बचेगा अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, एंड पूरी बेस्ट लेवल की प्रिपरेशन होगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप सबसे कम समय देंगे केमिस्ट्री को और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप केमिस्ट्री में उठाएंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि एकदम टू द पॉइंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कोई टाइम पास नहीं कराया जाएगा। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ और हमेशा ये बात और कहता रहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को फील करें कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में बताएं। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं। तो 12V का मतलब क्या है बेटा? 12V का मतलब है कि जो H2O2 आपके बॉटल में है वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि भाई देखो ये जो H2O2 है ना बॉटल में, वो दुकानदार क्या बोल रहा है, आप गए बोले यार ये 10V क्या लिखा है भैया थोड़ा बताओ, तो वो बोल रहा है कि भाई देख ये जो H2O2 है ना, ये जो H2O2 है इस बॉटल के अंदर अगर तू इसका 1 लीटर लेता है, अगर तू इस H2O2 का, तुम भले उसका 20 लीटर 30 लीटर जितना भी बड़ा आप उसका बॉटल लेने जा रहे हो, लेकिन ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन टर्म, तो डिफाइन हम 1 लीटर के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप 1 लीटर का बॉटल लेते हो, 1 लीटर लेते हो उस H2O2 का, तो वो मैक्सिमम 10 लीटर ऑक्सीजन गैस दे सकता है। अच्छा, तो ये मतलब है, तो सीधे सीधे लीटर नहीं लिख रहे थे क्या? नहीं लिखे हो गए, वी लिख दे रहे हैं, है ना, छोड़ो उसको। तो वी लिखा हुआ है 10V, तो 10V का क्या मतलब कि 1 लीटर H2O2 10 लीटर ऑक्सीजन दे सकता है। एक बात ध्यान रखना है, जब तक वो पूरा टूट जाए, मतलब कंप्लीट डिकम्पोजिशन आपको देखनी है। अब यहाँ थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्री का रोल आएगा। अब आप बोल सकते हैं सर आपने स्टोइकियोमेट्री नहीं पढ़ा है, कोई बहुत खास स्टोइकियोमेट्री का रोल नहीं है, छोटा सा रोल है, बोल दूंगा तो ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आज के लेक्चर में शुरू करेंगे, और अगर आज के लेक्चर में नहीं शुरू होता है तो अगले लेक्चर में तो बिल्कुल शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो मैं ये चाह रहा था कि कंसंट्रेशन टर्म के 2 लेक्चर हुए हैं, तो ये जो 2 स्पेशल टॉपिक्स हैं ये भी साथ में ही हो जाए, नहीं तो मोल के स्टोइकियोमेट्री के बाद होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलता है। तो 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस देगा। अच्छा, तो ठीक है सर, समझ आ गया। अब थोड़ा रिएक्शन लिख लो। H2O2 लिक्विड ने दिया H2O गैसियस, अरे यार H2O को मैं गैसियस क्यों लिख रहा हूँ, प्लस O2 गैसियस। अब एक बात मैं बताऊं, यहां पर ये जो लिक्विड लिखा हुआ है ना, अब ये थोड़ा लिक्विड लिखना ठीक नहीं है। अब ये लिक्विड लिखना ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आपके पास H2O2 होता है वो प्योर H2O2 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर प्योर H2O2 होगा, प्योर H2O2 अगर वो होगा, आप खुद ही सोचो ना, तब फिर तो एक ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ रहेगी, बिकॉज प्योर है। प्योर है मतलब प्योर है, मतलब उसका 1 लीटर
मैक्सिमम ऑक्सीजन जितना दे सकता है वही दे रहा होगा हर बार, क्योंकि वो तो प्योर है। तो फर्क कब पड़ रहा है, अलग अलग वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्यों हो रही है, अलग अलग वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्यों हो रही है? जैसे लिखा हुआ है 12V, 12V मतलब वो ज्यादा 12 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है, कहीं लिखा हुआ है 20V मतलब वो 20 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 20V वाला है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। फीलिंग आ रही है? वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। 20V वाला जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, 10V या 12V वाला कंपैरेटिवली कम कंसंट्रेटेड है। तो अगर जब मैं कंसंट्रेटेड की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वो प्योर नहीं होगा, वो किसी के साथ मौजूद होगा, तो एक्वस सोल्यूशन रहता है। ठीक है, तो यहां पर अभी लिक्विड, हाँ यहां मैं आपको लिक्विड के बारे में समझा रहा था, तो मैंने आपको प्योर H2O2 का लेके बताया कि हाँ ऐसा होता है। बट जब आपको बॉटल्स में H2O2 मिलते हैं अलग अलग वॉल्यूम स्ट्रेंथ के, तो उनका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, उनकी मोलैरिटी अलग अलग होती है। अभी मैं आपको मोलैरिटी भी बताऊंगा कि कैसे हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ से उसकी मोलैरिटी पता कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी। ठीक है, so what I will write here is aqueous, because now this H2O2 sample comprises of water as well. तो अब यहां पर आप एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, आप देखो, सपोज आप इसको थोड़ा बैलेंस भी कर लो, आई गेस ये बैलेंस हो गया। तो ये स्टोइकियोमेट्री का क्या मीनिंग होता है बेटा? स्टोइकियोमेट्री हम इसे कहते हैं, इसका मीनिंग है कि 2 मोल्स H2O2, ये मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 2 मोल्स H2O2, 2 मोल्स वाटर और 1 मोल ऑक्सीजन गैस देते हैं। सिंपल, बस इतना ही जानना है आपको। 2 मोल्स H2O2 से 1 मोल ऑक्सीजन आ रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन आ रहा है। अब सपोज करो मेरे को इसकी मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है, H2O2 की मोलैरिटी दी हुई है and that is given as suppose m मोल पर लीटर। तो मैं क्या निकालने में इंटरेस्टेड हूं? मैं ये निकालने में इंटरेस्टेड हूं कि इस मोलैरिटी के H2O2 से मुझे ऑक्सीजन कितना मिलेगा। अब एक क्वेश्चन और रेज होता है, क्या कि सर ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो तो टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी। आइडियल गैस तो पढ़ा दिया हूं ना, सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा जाके। सेकेंड नहीं, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर किसी में पढ़ा है, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। तो जो सर आपका ऑक्सीजन मिल रहा है उसकी वॉल्यूम की आप बात कर रहे हो, तो वो तो गैस है, और वो गैस है तो उसकी वॉल्यूम जो है वो तो प्रेशर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, प्रेशर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। तो सर उसे भी फिक्स करेंगे तब ना थोड़ा अच्छा डेफिनेशन बनेगा। हाँ, तो बिल्कुल अच्छा डेफिनेशन तभी बनेगा जब हम उसके भी प्रेशर को फिक्स करें, इसीलिए मैंने अभी डेफिनेशन लिखा नहीं था। अब यहाँ पर आपको मैं डेफिनेशन लिखकर बता दे रहा हूँ कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दैट इज सपोज XV ऐसा लिखा हुआ है। XV का मीनिंग क्या है? मीन्स दैट 1 लीटर ऑफ H2O2 सैंपल कैन गिव X लीटर ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट, क्या होगा समझ में आ रहा होगा आपको, मेजर्ड एट STP। तो STP कंडीशन हमारी नया रिकमेंडेशन के हिसाब से मानो 1 बार एंड 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन, उस हिसाब से हम जो मेजर कर रहे हैं तो वो X लीटर ऑक्सीजन का मिल रहा है। तो अब यहां पर देखो मोलैरिटी मैंने बताई आपको m मोल पर लीटर है, और इसका 1 लीटर ऑफ H2O2 आपको सैंपल लेना है, तो 1 लीटर में m मोल्स ही होंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है, m मोल्स होंगे। जी सर बिल्कुल। अब यहां से देखो 2 मोल से इसका 1 मोल मिलता है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल मिलता है, तो m मोल से कितना मोल मिलेगा? m मोल से मिलेगा m/2 मोल्स, m मोल से मिलेगा m/2 मोल्स, ये मिलेगा बिल्कुल। तो अब आपको ये भी बात पता है कि STP पर 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.7 लीटर्स। तो अगर m/2 मोल्स हैं और ये जो भी वॉल्यूम होगा इसका वही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। हाँ, तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP कितना होगा, m/2 मोल्स है इंटू
इंटू 22.7। देखो किसी किसी बुक्स में अभी भी 22.4 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, उसमें ज्यादा कोई अब ऐसा नहीं है कि बहुत डिबेट का इशू है। तो इसी को बेटा मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल सकते हो। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज एक्चुअली इक्वल टू मोलैरिटी इनटू, ये कितना होगा 11.35, हाँ 11.35। अब 11.35 को बस आप एक नंबर मान लो और इस तरह से आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलैरिटी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ आप इसको याद कर लो, आप इसको थोड़ा याद रखो, काम आएगा छोटे एग्जाम्स में खासकर। बट आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। क्या? इसका डेफिनेशन है, इसका मीनिंग, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू इवन मच मोर कॉम्प्लिकेटेड concentration term, that is percentage labeling of ओलियम, ठीक है। इसको समझते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है यार, मैं समझाऊंगा तो कुछ मुश्किल नहीं है, तुरंत समझ आएगा, लॉजिकली समझ में आएगा। देखो सो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग। अब जब आप पहला सवाल तो ये आता है सर ओलियम क्या है, तो ओलियम क्या है? देखो जब सल्फ्यूरिक एसिड जब हम कमर्शियली लेने जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सभी लोग जानते होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, H2SO4 होता है। लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो उसके प्रिपरेशन के दौरान उसमें थोड़ी इंप्योरिटीज रह जाती। किस चीज की इंप्योरिटीज? इंप्योरिटीज हैं क्या सर? वो SO3 का मिक्सचर रहता है उसमें, ठीक है। क्यों रहता है? वो प्रिपरेशन के दौरान उसमें SO3 का मिक्सचर आ जाता है, SO3 भी आ जाता है, आपको ऐसा ही मानना है। तो H2SO4 जो रहता है कमर्शियली वो कभी भी प्योर H2SO4 नहीं होता, उसके साथ साथ SO3 का मिक्सचर होता है, ये चीज होती है हमेशा। तो कमर्शियल जब आप H2SO4 को खरीदने जाओगे तो एक्चुअली में वो आपको ओलियम देगा। क्या देगा? ओलियम। तो इसको कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं H2S2O7, ये बस इन दोनों को जोड़ के लिख दिया जा रहा है, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया जा रहा है। अभी आपको ऐसे नहीं सोचना है, अभी आपको सिर्फ ऐसे सोचना है, ठीक है, कि H2SO4 है और उसमें SO3 भी है, SO3 भी है, और इसका लेबलिंग लिखा रहता है। सबसे फेमस लेबल है इसका 109% ओलियम, ऐसा लिखा रहता है। तो अब सवाल आता है कि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? आप देखेंगे कि एक प्रोसेस है, अगर आप 12th में होंगे या ड्रॉपर होंगे अगर, या 12th में अगर आप एंटर कर गए होंगे तो आपने पढ़ा होगा, कुछ कुछ बच्चे 10th में ही पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक प्रोसेस है जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। उसमें भी लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है? ओलियम लेते हैं और ओलियम में पानी डालते हैं, ओलियम में पानी डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ओलियम में पानी डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है सर, वो बात तो अच्छी है, बट यहां पर इसका क्या मीनिंग है? ये क्या मतलब है इसका? 109% का क्या मतलब है? देखो इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। मैं आपको पहला मीनिंग बताता हूं, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब ओलियम है ना और ओलियम में आप पानी डालोगे तो क्या होगा? ओलियम में अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा? देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, हाँ डिसोसिएट हो जाता है, वो बात अलग है, रिएक्ट नहीं करता। बट जो SO3 मौजूद है ये पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जो इसमें SO3 मौजूद है, क्योंकि SO3 है तो सही, इस बात को तो कोई नहीं झुठला सकता, SO3 है जरूर उसमें। तो ये जो SO3 मौजूद है, ये SO3 पानी के साथ रिएक्ट करता है
और पानी के साथ रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है। ऐसा अभी आप मान लो कि ये रिएक्शन 100% यील्ड के साथ आगे जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, हमने डिफाइन करा हुआ है, आप ऐसे ही मानिए, ठीक। तो ये मान लीजिए आप कि ये रिएक्शन 100% आगे जा रहा होता है, SO3 पानी के साथ रिएक्ट करता है, H2SO4 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ओलियम जो है उसमें पानी डालने से जो H2SO4 था वो तो रहेगा ही पहले से। ध्यान से सुनना भाई, कंफ्यूजन ना हो आपको, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आज का जो लेक्चर है बड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो बिगिनर है, और बिगिनर्स को शुरुआत में ये सब टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है। ये एक्सपीरियंस मेरे को बताता है कि हाँ यार प्रॉब्लम होती है थोड़ा शुरू। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि H2SO4 जो पहले से था उस ओलियम में, जितना भी ओलियम आपने लिया था वो तो रहेगा ही, लेकिन पानी डालने से और H2SO4 प्रोड्यूस हो जा रहा है, बिकॉज जो SO3 आपके पास फ्री उसमें प्रेजेंट था, जिसको अपन इम्प्योरिटी बोल रहे थे वगैरह वगैरह, जो भी बोल रहे थे इम्प्योरिटी बोल रहे थे, और तो ये इम्प्योरिटी काम किए देखो, क्योंकि उसमें पानी डालने से H2SO4 और प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होता है। तो ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है इसको आप दो तरह से पढ़ सकते हो। 109% लिखा हुआ है, मैं पहला आपको तरीका बताऊंगा इसको देखने का, तो उसे आप ऐसे देखो, इसको आप तोड़ के लिखो ऐसे, 100 + 9%, ऐसे तोड़ के लिखो। और अब ये जो 9% है, तो एक्चुअली में ये जो 9 है ये वाटर का मास है, क्योंकि आप पानी डालोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि आप जितना भी पानी डालते जाओ रिएक्ट करता जाएगा, भाई रिएक्ट तो तभी तक करेगा ना जब तक SO3 उसमें है। तो क्या हम इससे नहीं पता लगा सकते कि पानी जब रिएक्ट करना बंद कर देगा, आपके पास ओलियम है, आप उसमें पानी डाल रहे हैं, पानी जब रिएक्ट करना बंद कर देगा इसका मतलब अब SO3 खत्म, अब SO3 खत्म, यस। तो एक लिमिट तक ही पानी रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट वे टू लुक एट इट इज कि 9, ये 109 लिखा हुआ है, तो 100 + 9 करके तोड़ो उसको, और ये जो 9% है, दिस इज द मास ऑफ वाटर, नॉट द मोल्स, रिमेंबर मास ऑफ वाटर which reacts with 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल। यस, 100 ग्राम अगर आप ओलियम लेते हो, जो भी ओलियम का जितना भी बड़ा कंटेनर था, हमको मतलब नहीं, हमने 100 ग्राम लिया और उसके साथ हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, मास ऑफ वाटर दैट reacts with 100 ग्राम ऑफ सैंपल। किसका सैंपल? ओलियम का सैंपल, जो आपके पास वो बॉटल में, कंटेनर में, जहां भी आप बात कर रहे हो वो मौजूद है उसके साथ। तो ये पानी का मास है। और आपको एक तरीका बताता हूं, एक और तरीका बताता हूं इसको देखने का, सेकेंड वे टू लुक एट इट। आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, सेकेंड वे, 109% लिखा हुआ है ओलियम, इसका मतलब ये वो मैक्सिमम मास है, दिस इज द मैक्सिमम मास। अभी मत तोड़ो उसको, ऐसे देखो, मैक्सिमम मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड which can be produced with 100 gram sample of oleum by mixing sufficient water in it, by mixing sufficient water in it, सफिशिएंट पानी डालो। तो कितना मैक्सिमम मास है? मैक्सिमम मास H2SO4 का कितना है बनेगा वो बता सकते हैं। मैं थोड़ा आप एग्जांपल लेके बताता हूं, दूसरा वे पहला वे दोनों से समझाता हूं। सपोज करो लिखा हुआ है 109%, तो आप ऐसे देखो, SO3 के साथ ही पानी रिएक्ट करेगा, SO3 के साथ रिएक्ट करेगा और H2SO4 बनाएगा, SO3 के साथ रिएक्ट करेगा और H2SO4 बनाएगा। नाउ मैंने कहा 109% ओलियम है, तो इसका मतलब 9 ग्राम पानी का रिएक्ट कर रहा है
पहले वाले डेफिनेशन से देखो 9 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। अब ये बैलेंस्ड है, अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, यहां समझ आ रहा है 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल देता है। ठीक है, दिख रहा है 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल देता है, तो 9 ग्राम यानी कि हाफ मोल। तो अगर ये हाफ मोल है तो SO3 भी जो होगा वो हाफ मोल ही होगा, और SO3 का मोलर मास 80 आ रहा होगा, देख लेना। तो हाफ मोल मतलब 40 ग्राम्स हो गया, हाफ मोल मतलब 40 ग्राम्स हो गया। इसका मतलब जो आपका 100 ग्राम ओलियम था, ध्यान से देखें, जो आपका 100 ग्राम ओलियम था जो आपने लिया था, उसमें से 40 ग्राम 40 ग्राम आपका कौन है, 40 ग्राम उसमें कौन है, 40 ग्राम SO3, 40 ग्राम SO3, और बचा खुचा जो 60 ग्राम्स होगा, जो 60 ग्राम्स होगा वो कौन होगा, 60 ग्राम्स आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा, H2SO4। 60 ग्राम्स जो बचा खुचा है H2SO4, दैट इज H2SO4। ये समझ आ गई होगी ये बात। तो ठीक है सर, लेकिन सेकंड वाले तरीके से तो नहीं समझ आया। अरे यार है ना, देखो ये 1 मोल से 1 मोल से 1 मोल देता है, तुम्हारे पास 60 ग्राम H2SO4 पहले से, और जब तुम्हारा 1 मोल से 1 मोल देता है तो आधे मोल से ये आधा मोल देगा, और H2SO4 का मोलर मास बच्चे को याद रहना चाहिए 98 ग्राम पर मोल होता है। तो हाफ मोल का मतलब है 49 ग्राम्स, हाफ मोल का मतलब है 49 ग्राम्स। तो 60 ग्राम पहले से था, 49 ग्राम और प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब 109 ग्राम मिलेगा। सफिशिएंट पानी डालने से 109 ग्राम मिलेगा, देख लो। तो दिस इज द मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 which can be produced with 100 gram sample of oleum by mixing sufficient water in it। तो आई होप आपको ये बातें मजा आई होंगी, समझ आया होगा बढ़िया से। नहीं समझ आया एक बार फिर से देखो लेक्चर, ठीक है। अगर आप एकदम बिगिनर है, अभी नहीं समझ आया एक बार में, एक बार फिर से देखो, अच्छे से समझ के आगे बढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत समय हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री करने के लिए। आप बहुत आराम से देखिए, चलिए अभी भी 13 मंथ्स हैं, 24 वालों के लिए, 25 वालों के लिए तो बहुत ही समय, ठीक है। अच्छे से आराम से, लेकिन एक चीज ध्यान से, जो कर रहे हो सॉलिड तरीके से करके उठो। हमेशा से ये कहना रहा है मेरा, जो भी पढ़ रहे हो एकदम सॉलिड, बिल्कुल ऐसे ऊपर से कुछ भी पढ़ के निकल गए, ये फालतू टपोरियों वाला काम मत करना। टपोरियों वाला काम करना है तो चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, जाओ इधर उधर जहाँ पे टपोरीगिरी चलती है वहां जाओ, मजा आएगा वहां आपको, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आप ये सोचो कि ये जो परसेंटेज लिमिटिंग, मतलब ये जो परसेंटेज लेबलिंग है, ये कितनी भी हो सकती है क्या? क्या 150, 160, 200, 400, 500 कितनी भी हो सकती है क्या, कि कोई मैक्सिमम लिमिट होगा? तो ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे, तो हो सकता है आपको एग्जाम में थोड़ा निकालने में टाइम लग जाए, ऐसा हो जाए। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो मैक्सिमम लेबलिंग की जा सकती है, मैक्सिमम लेबलिंग थ्योरेटिकली मैं फिर से बता रहा हूं, प्रैक्टिकली इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली लगभग 118, 119 के आसपास पॉसिबल होता है, लेकिन थ्योरेटिकली जो मैक्सिमम लेबलिंग की जाती है वो है 122.5%। इससे बड़ी लेबलिंग पॉसिबल नहीं। ऐसा क्यों सर? अब देखो समझ में आएगा, मस्त समझ में आएगा, ध्यान से देखो। तो बस पहले वाले तरीके से रीड करो इसको, पहले वाले तरीके से रीड करो, 122.5%। अच्छा सर, इसका मतलब 100 + 22.5 होल परसेंट, ये क्या है? ये मास है पानी का जो ओलियम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ओलियम में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? SO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। और ओलियम का सैंपल कितने का लिया गया है बेटा? ओलियम का जो सैंपल लिया गया है वो लिया गया है 100 ग्राम का सैंपल, 100 ग्राम का सैंपल लिया गया है। तो SO3 प्लस वाटर, SO3 प्लस वाटर गिव्स H2SO4, यस, एंड 22.5 ग्राम्स रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब मोल्स में आ जाओ, 22.5
बाय 18 कितना आ रहा है? ये लगभग 1.25 के आसपास आ रहा है। क्या क्या वैल्यू थोड़ी याद है इसलिए बोल रहा हूँ, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 22.5 डिवाइडेड बाई 18, 1.25 मोल्स के आसपास आ रहा है। तो बेटा अगर पानी के 1.25 मोल्स हैं, देखो थोड़ा सा बेसिक आइडिया स्टोइकियोमेट्री का भी हो गया, तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको कष्ट नहीं होगा, शुरुआत में ही थोड़ी बहुत बातें आपको पता है ना। 1.25 मोल्स पानी के हैं तो इसके भी इतने ही मोल्स यूज होंगे। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी SO3 के 1.25 मोल्स यूज हो रहे होंगे। अच्छा 1.25 मोल्स यूज हो रहे होंगे, इसका मतलब तो ये है सर कि ये इंटू 80, मतलब इसका मास कितना होगा? देखो अगर आप ध्यान से तो ये क्या हो गया 100 ग्राम। इसका मतलब कि उसमें ओलियम है ही नहीं, उसको ओलियम आप बोलोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 100 ग्राम का सैंपल था ओलियम का, उसमें से 100 का 100 ग्राम कौन है? SO3। तो मैं बोलूं अगर तो 122.5 भी इससे लेस देन ही बोलूंगा, मतलब जस्ट अ लेसर नंबर है ना, जस्ट अ लेसर नंबर। क्योंकि जब मैं 122.5 भी अगर कर देता हूं तो आप देख रहे हो वो ओलियम है ही नहीं, वो तो 100% कौन है? 100% SO3 है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ थ्योरेटिकली ये नंबर बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड एक ऐसा ओलियम ले लिया जाए, एक ऐसा ओलियम प्रोड्यूस किया जाए जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है ही नहीं, SO3 ही है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो लगभग 118-119% तक की आपको ओलियम लेबलिंग मिलती है, बट थ्योरेटिकली वो मैक्सिमम 122.5 से जस्ट छोटा नंबर कोई भी सोच सकते हो आप, वहां तक की लेबलिंग संभव है। सो एट 122.5%, it means that we have 100% SO3 and 0% H2SO4 in the sample, and hence it cannot be called oleum, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि वैसे ये समझ में सब आ गया होगा, बट एक बार और थोड़ा सा और समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। दैट इज व्हाट इज परसेंटेज फ्री SO3? परसेंटेज फ्री SO3 वही मतलब है परसेंटेज फ्री SO3 इन अ सैंपल ऑफ ओलियम labeled as 104.5, labeled as 104.5%। तो इस तरह से अगर लेबल्ड है, हमको बताना है कि क्या है इसमें फ्री SO3 का अमाउंट। तो फिर से वही देखो, पहले वाले तरीके से देखो आप, तो 4.5 ग्राम वाटर के साथ रिएक्शन होगा, तो बस हो गया H2O प्लस H2SO4, तो 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए मोल्स में, दैट विल बी 4.5 अपॉन 18 मोल्स, विच इज 4.5 अपॉन 18 मोल्स। तो इसके भी मोल्स तो इतने ही लगेंगे, 4.5 बाई 18 मोल्स। और अगर इतने मोल्स लगेंगे, देखो है काफी इजी, लेकिन हम बस क्या करते हैं, फॉर्मूला जो लिखा रहता है ना लास्ट में, या एक कोई तरीका निकाल लेते हैं, अच्छा ऐसे सॉल्व होता है, और वो बस वो कर लेते हैं। शुरू में हो जाता है, 2-4 दिन 5 दिन तक लास्ट भी करेगा दिमाग में, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं कि यार हाँ एक्चुअल में समझ आए, तो थोड़ा सा 10 मिनट और एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, है ना, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, 4.5 बाई 18 मोल्स, तो मास कितना हो जाएगा 4.5, तो मास ऑफ SO3 इज 4.5 बाई 18 इंटू 80, तो ये 40, ये 9 से 2 से 9, ये गया 0.5, हाँ, तो ये 20 ग्राम्स आ गया।
और सिंस आपने जो इमेजिन किया वो 100 ग्राम का ही सैंपल है, तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम SO3 है, तो 20% फ्री SO3 आपके पास है, 20% फ्री SO3. So this is the end of concentration terms. ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म खत्म हुआ. अब देखो कंसंट्रेशन टर्म के थोड़े बहुत और एप्लीकेशंस हैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन है. वो मैंने अलग से ही कराया हुआ है, POC का एक मेरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा पब्लिक ही, वहाँ पर आप देख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा अभी देखने की ज़रूरत नहीं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कंसंट्रेशन टर्म आप बोल सकते हैं कि ख़त्म हो गया, और आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो, आप जहाँ से भी और कहीं पढ़े हो या फिर जो भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है, कि मैंने कंसंट्रेशन टर्म कराया 1, 2 और 3 क्या, ये आधा ही लेक्चर हुआ है मान लो, 2.5 लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन टर्म्स करा दिए. और कोई भी एक ऐसी चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं कि यार वहाँ पर ये ज़्यादा कराया गया है या सर ने थोड़ा ये कम बताया है, आप देख लीजिए, आप खुद ही, ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी. तो अगर आप चाहते हैं आपका टाइम इस तरह से बचता रहे और आप इस तरह से क्वालिटी चीज़ें पढ़ते रहे, तो ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें, और वहाँ जो कोर्सेज हैं आप उनको ज़रूर परचेज करें, और उसके साथ अपनी IIT-JEE की प्रिपरेशन करिए. मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप बिल्कुल फील करोगे कि यार मज़ा आ रहा है प्रिपरेशन में, चीज़ें समझ आने लगेंगी आपको, और बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाओगे. स्पेशली मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ. So let us start the next topic, that is stoichiometry. तो थोड़ा बेसिक आइडिया मैं आपको अभी देता हूँ अबाउट stoichiometry. थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें भी करेंगे हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा क्वेश्चंस और करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह. फिर एक यूडियोमेट्री करके एक टॉपिक आएगा जो कि स्टोइकियोमेट्री का ही पार्ट आप मान सकते हो, कुछ नया नहीं है उसमें. स्टोइकियोमेट्री रीडिंग अच्छे से आती है तो वो भी पार्ट आपको बहुत स्मूथली हो जाएगा. तो स्टोइकियोमेट्री बेसिक क्या होता है वो तो मैंने बता दिया आपको. अब देखो, जैसे लिखा हुआ है A + 2B gives C, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है, सीधा साधा मीनिंग है फिलहाल, कि A का 1 मोल B के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है और C का 1 मोल बना देता है. ठीक है, सीधा साधा मतलब है. अब मान लो इसी रिएक्शन को देखो, और मैंने आपसे कहा कि यू आर गिवन, सीधे काम की बात करते हैं, यू आर गिवन 10 मोल्स ऑफ A, 10 मोल्स ऑफ A एंड 20 मोल्स ऑफ B. क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड अमाउंट है, चलो आपको पता चल गया कि एक यूनिटरी सिस्टम आपको समझ आ गया कि 1 के 2 से वो 1 बनता है. ये भी यूनिटरी मेथड ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. बहुत हाइप नहीं देना इन टॉपिक्स को, बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं. तो 10 मोल ऑफ A और 20 मोल ऑफ B, 1, 2 रिएक्ट करके इसका 1 बना रहे, तो अब 10 मोल से इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 10 मोल से इसका 10 मोल ही बनेगा. So this will produce 10 moles of C. 10 moles of C will be produced. हाँ, C कभी भी अकेले A से या अकेले B से नहीं बन सकता. It requires the combination of both A and B because वो सब्सटेंस C बना ही तब है जब A और B दोनों हो. कोई अकेला अगर बचा हुआ है तब क्या होगा सर? अभी तो ठीक है सर, आपने दोनों को एडिक्वेट अमाउंट में लिया, आप बोल सकते हैं आपने सर दोनों को एडिक्वेट अमाउंट में लिया. लेकिन मान लीजिए सर, अगर आपने यहाँ पर A को 10 मोल ना लेके 15 मोल ले लिया होता, या B को 20 मोल ना लेके कम ले लिया होता या ज्यादा ले लिया होता, मतलब एडिक्वेट अमाउंट से थोड़ा ऊपर नीचे ले लिया होता, तब क्या होता? हाँ, तो तब जो भी चीज एक्स्ट्रा बच रही है, एक चीज समझ आ रहा है ना, जब आप थोड़ा एडिक्वेट अमाउंट के अलावा कुछ ले लोगे तो एक चीज होगी जो थोड़ी ज्यादा होगी जरूरत से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगी, और एक चीज होगी जो रिक्वायरमेंट से कम होगी. तो जो चीज रिक्वायरमेंट से ज्यादा है वो वैसे ही पड़ी रहेगी. क्यों? क्योंकि भाई अकेले नहीं बना सकता वो C,
ए और बी रिएक्ट करेंगे तब सी बन रहा है, सीधी सी बात है। इसके लिए मुझे कोई आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मजेदार नहीं हुआ फिर, है ना। सीधी सी समझ में आ रहा है कि ए और बी रिएक्ट करके सी बना रहा है, तो ए या बी में कोई अगर जरूरत से ज्यादा है तो वो वैसा ही पड़ा रहेगा, और जो कम है, जरूरत से कम है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। वो जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ए तो एक्सेस में है, बी जल्दी खत्म हो जाएगा। मान लो अगर बी कम है तो, बी कम है तो अब आप ये बताओ कि जो सी बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पे या बी पे। अगर बी जरूरत से कम है तो, ठीक है, अगर बी जरूरत से कम है तो ए और बी जब रिएक्ट कर रहे हैं और सी बन रहा है, तो सी का बनना, सी कब तक बनेगा, ये किस पे निर्भर करेगा। इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट, इट विल डिपेंड अपॉन द वन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड। बिकॉज वो खत्म हो गया फिर ए अकेला कुछ नहीं उखाड़ सकता, समझ रहे हो, यही मतलब। तो जो कम प्रेजेंट है ना, जो कम है, जो मैक्सिमम अमाउंट से कम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा है उसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो अभी मैं बता दे रहा हूं, इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे तो और ग्रिप आपका स्ट्रांग होगा, बट अभी सिंपल सी बात है। तो बाय डेफिनेशन तो ये आपको समझ में आ ही रही होगी, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये वो रिएक्टेंट है जो जरूरत से कम है, सो रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट। इसी का उल्टा एक्सेस रिएजेंट आप लिख लो, एक्सेस रिएजेंट, बस जो ज्यादा है रिक्वायर्ड से, विच इज प्रेजेंट मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, वो आपका एक्सेस रिएजेंट है। अब एक पॉइंट और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो भी लिखो, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको क्वेश्चंस करते टाइम सबसे ज्यादा यूज यही पॉइंट का आएगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, वो डिपेंड लिमिटिंग रिएजेंट पर करेगा। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, amount of product obtained, amount of product obtained depends upon limiting reagent, upon limiting reagent, limiting reagent पर डिपेंड करेगा। और एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट remains unreacted, remains unreacted, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो उसका अनरिएक्टेड ही रह जाएगा। तो इसके सपोर्ट में मैं आपको एक छोटा सा बेसिक इलस्ट्रेशन देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और थोड़े इलस्ट्रेशंस करेंगे आपकी ग्रिप और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप ये समझिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज करके अमोनिया बनाया जा रहा है, दिस इज द रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बैलेंस द रिएक्शन, बिना बैलेंसिंग के कुछ भी नहीं है, बिकॉज बैलेंस जब आप करते हो तभी आपको बेसिक यूनिटरी समझ आती है कि इसके 1 मोल से इसके 3 मोल से मिलाया जाए तो इसका 2 मोल अमोनिया बनता है। अब एक बार बताऊंगा, सब कुछ बहुत आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर सपोज करो यू आर गिवन suppose 5 moles of nitrogen and 12 moles of hydrogen, ये आपको गिवन है। अब आपको 2 चीजें पता करनी है, पहला कि अमोनिया कितना बनेगा, ये पता करना है, अमोनिया फॉर्म्ड कितना बनेगा ये। दूसरी चीज कि जो भी एक्सेस रिएजेंट है, जो भी एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट जो है वो कितना अनरिएक्टेड बच जाएगा, वो कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा वो बताना है, हाउ मच इट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड।
तो सबसे पहले बेटा जब आपको बताना है कि प्रोडक्ट बनेगा कितना, तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, अब यहां पर बहुत मैं एकदम ओरली बता दे रहा हूं, 1 मोल के लिए हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट कितने मोल का है? 3 मोल का है। तो 5 मोल के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 15 मोल की होगी, बट ये 15 से कम प्रेजेंट है, तो बिना किसी डाउट के ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हाइड्रोजन के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन खत्म हो जाना है, हाइड्रोजन ने खत्म हो जाना है। ठीक है, तो पहली चीज ये समझ आ गई कि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप हाइड्रोजन और प्रोडक्ट को देखो सिर्फ, तो क्या दिख रहा है? 3 मोल, अब यूनिटरी मेथड यूज करना है बस। 3 मोल हाइड्रोजन से बनता है 2 मोल अमोनिया, बनता है 2 मोल अमोनिया। तो आपके पास कितना हाइड्रोजन है जो मैक्सिमम यूज होगा? 12 मोल, पूरा यूज हो जाएगा क्योंकि उसे तो खत्म ही हो जाना है। तो 3 मोल से 2 मोल बनता है, तो फिर वही क्लास 7th 8th की यूनिटरी मेथड, तो ये 12 मोल्स हाइड्रोजन से बनेंगे, 2/3 into 12 which is actually 8 moles of अमोनिया। तो 8 मोल अमोनिया के बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 8 moles ऑफ अमोनिया विल बी प्रिपेयर्ड। यस, मास पूछे तो बस मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब दूसरा पॉइंट आता है कि एक्सेस रिएजेंट जो कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन अनरिएक्टेड बचेगा, अनरिएक्टेड बचेगा, कितना बचेगा? तो ये लो, बहुत आसान, 1 मोल के साथ 3 मोल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, या फिर मैं ऐसा बोलूं 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हाइड्रोजन कितना है जो रिएक्ट करेगा? यहां पर 12 मोल है, पता ही है 12 मोल है। तो 3 मोल अगर एक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो 12 मोल हाइड्रोजन है वो कितने के साथ करेगा बेटा? ऑब्वियसली वो 4 मोल के साथ करेगा। 4 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, 4 मोल के साथ रिएक्शन हुआ, बचा हुआ 1 मोल अनरिएक्टेड रह गया, बचा हुआ 1 मोल अनरिएक्टेड रह गया। तो रेस्ट, क्योंकि 5 मोल था ना, रेस्ट 1 मोल नाइट्रोजन इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, is left unreacted. Okay, so this was basic introduction of stoichiometry from my side, and we have completed concentration terms as well. So what are the topics that we have completed till now? हमने लेक्चर 1 में मोल कंसेप्ट किया, जिसमें हमने आइडियल गैसेस का भी इंट्रोडक्शन किया। फिर हमने अगले लेक्चर में we did some illustrations based on this mole and ideal gases. Then we started liquid solutions का introduction and concentration terms हमने किया 3rd lecture में। 4th lecture we did illustrations based on concentration terms, and in 5th lecture we have completed the special concentration terms and stoichiometry का introduction has been done. So what about the next lecture, sir? In next lecture, we'll be doing some illustrations of stoichiometry along with a new concept. Not a new concept, just a new name is there. Eudiometry will be introduced. Although इसमें भी सिर्फ stoichiometry का ही play है, थोड़ा सा एक चीज ऐड होगी वो मैं बता दूंगा इसमें। तो यूडियोमेट्री और stoichiometry के थोड़े हम illustrations करेंगे। तो आप देख सकते हो ये 6 lectures में आपका जो मोल कंसेप्ट है उसका मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। यस, मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 लेक्चर्स और 2 लेक्चर्स और आपका मोल कंसेप्ट विथ कंसंट्रेशन टर्म्स विल बी फिनिश्ड। अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको जो मैंने रोड मैप बताया है वो आप फॉलो करते हैं। और आज के लेक्चर के बाद अब आपके लिए अलाउड है कि आप कोई भी चैप्टर उठा सकते हैं, आपको सब समझ आएगा। ठीक है, सभी चैप्टर्स आपके लिए खुल चुके हैं, आप जाएं कोई भी चैप्टर उठाएं, पढ़ें, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।